आज हम मांग के चैप्टर में, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि विद्यार्थियों ये 3 पार्ट में हैं: डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हम लॉ ऑफ डिमांड से अपनी बात शुरू करेंगे। मांग का नियम मेरे ख्याल से अर्थशास्त्र में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। मांग के नियम का अगर अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो सीधा इसका अर्थ है, जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी होती है, और जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उसकी मांग में वृद्धि होती है। If price increases, then demand decreases. If price decreases, then demand increases. लेकिन मांग के नियम को अगर उस भावना के साथ समझा जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत सरल कर सकते हैं। यानी सीधा इसमें डेफिनेशन हमको बता रही है कि जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, और जब महंगी होती है तो कम खरीदते हैं। तो किसी भी देश के लोगों के लिए, वहाँ शासन करने वाले लोगों के लिए सीधा संदेश है, और ख़ास तौर से भारतवर्ष जैसे गरीब देश में, कि हम वस्तुओं के मूल्यों में नियंत्रण रखें। क्योंकि जितना हम वस्तु के मूल्य में नियंत्रण रखेंगे तो हम अपने उस वस्तु को गरीबों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी अनिवार्य आवश्यकताएं, अनिवार्य इच्छाएं हमारी होती हैं जिनका मनुष्य को पूर्ण करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए मांग के नियम को केवल सैद्धांतिक रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी समझना चाहिए कि हर शासन का ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि किसी भी तरह से वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण या तो नियंत्रित रहे, या इस प्रकार से हो कि उस देश का गरीब तबका भी उसको खरीद सके। क्योंकि महंगा होगा तो उसको नहीं खरीद पाएगा। इसलिए इसको कहते भी हैं, इट्स ए डेमोक्रेटिक डेफिनेशन, ये लोकतांत्रिक परिभाषा है। अब इसमें एक सीधा मूल सिद्धांत है, इसको हमको ध्यान रखना है कि मूल्य बढ़ने पर मांग कम होती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाती है। लेकिन ये कब होता है, उसकी कुछ मान्यताएं हैं। इसका सेकंड स्टेप है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसमें 3 या 4 बातें हैं जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट, जब हम इस लॉ ऑफ डिमांड का एनालिसिस कर रहे हैं, उस नियम का एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये 4 बातें उस समय स्थिर होनी चाहिए। नो चेंज इन इनकम। जब मांग के नियम का अध्ययन हम किसी विशेष पर्टिकुलर किसी चीज पर कर रहे हैं, तो उस समय जिस व्यक्ति पर कर रहे हैं, जिस समाज देश पर कर रहे हैं, जिन लोगों पर भी कर रहे हैं, उनकी आय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन होगा तो फिर मांग का नियम वहां पर काम नहीं करेगा। तो जब एनालिसिस करें तो जो जिस इनकम पर आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसी इनकम से आप परिणाम निकालिए, तो परिणाम आपको वही मिलेगा जो मांग के नियम में बताया कि सस्ती चीज़ ज़्यादा और महंगी चीज़ कम। इसका सेकंड पॉइंट आता है नो चेंज इन प्राइस। जिस समय आप वस्तु का उपयोग कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं, उस समय भी वस्तु के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्योंकि मूल्य में परिवर्तन होगा तो फिर मांग का नियम भी बदल जाएगा, फिर मांग कम और ज़्यादा का सही आकलन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि नो चेंज इन फैशन, टेस्ट एंड इंटरेस्ट। आपकी फैशन, रुचि, आदत इत्यादि में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके का कोई परिवर्तन होगा, अगर इस तरीके का कोई परिवर्तन होगा तो फिर मांग का नियम जिस तरीके से हमको दिखाई देना चाहिए वैसा हमको दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमेशा इनकम टेस्ट, फैशन में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और चौथा पॉइंट इसमें आता है कन्वेंशनल कमोडिटीज। प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम महंगी चीज़ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि समाज में प्रतिष्ठा हमारी बढ़ेगी, तो उसका आकलन यहाँ पर नहीं किया जाता है, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार का यह हिस्सा होता है। इसलिए उस हिस्से के दृष्टिकोण से ये नियम बनाया गया कि भाई किसी भी कीमत पर जब जो
सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं जिनको खरीदने से सम्मान बढ़ता है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि मनुष्य उनको ज़्यादा पैसे देकर खरीद लेता है, इसलिए वो मांग के नियम में उसका अध्ययन नहीं होता है। जो सामान्य हमारी वस्तुएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उन्हीं का हम लोग करते हैं। तो ये हमने विशेषताएं पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे मांग के नियम की व्याख्या। व्याख्या में 4 पॉइंट हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसका पहला पॉइंट है डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर मांग के नियम का निर्माण हुआ है। आपने सभी ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा होगा कि जब हम किसी वस्तु का लगातार उपयोग करते हैं तो अंतिम इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी। वो हमारा सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट होता है। और शुरुआत में हम देखते हैं कि जिस वस्तु से जब हमको कहते हैं ना बहुत जोर से भूख लग रही है या बहुत प्यास लग रही है, सपोज करिए भूख लग रही है, रोटी की कीमत तो 5 ही रुपया है, लेकिन हो सकता है कि उस रोटी के लिए आप 20 रुपया देने के लिए तैयार हो जाएं। जब आपको ज़्यादा भूख लगती है कि इमेजिनेशन करिए, उस समय कोई आपसे कुछ भी वस्तु का मूल्य मांगेगा तो आप अदा कर देंगे, लेकिन क्रमशः जैसे जैसे आप उपभोग करते जाएंगे वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होती चली जाएगी। अब रोटी का मूल्य 5 रुपया है और आपके पास थे 20 रुपया, तो आपने 4 रोटी खा ली। अगर हम अभी रोटी का मूल्य 10 रुपये कर देते तो आप 2 ही रोटी खाते। अगर रोटी का मूल्य हम 4 रुपया कर देते तो आप 5 रोटी खा लेते। यानी कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ सस्ती होती है तो उस वस्तु से उपयोगिता ज़्यादा मिलती है, और जब चीज़ महंगी होती है तो उस वस्तु से उपयोगिता कम मिलती है। अक्सर ये देखा जाता है उपयोगिता का निर्धारण करते समय कि आपकी आय का स्रोत क्या है, तो जो आपका आय का स्तर होता है उसके आधार पर उपयोगिता का निर्धारण होता है। तो हमेशा ये देखा गया है कि जब सस्ती चीज़ जैसे जैसे होती है उपयोगिता ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती है तो आप ज़्यादा उपभोग शुरू कर देते हैं, और जब आप ज़्यादा उपभोग शुरू कर देते हैं तो उससे वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और इसी तरह जब महंगी हो जाती है तो फिर आप उपभोग को बंद कर देते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट, वैकल्पिक प्रभाव। देखिए क्या होता है कि कई बार ऐसी वस्तुएं बाजार में होती हैं कि जब आप उसकी जगह दूसरी वस्तु का उपयोग कर लेते हैं। मैंने क्रॉस डिमांड में ये आपको पढ़ाया भी था, बताया भी था कि जैसे दक्षिण भारत के अंदर कॉफ़ी का विकल्प चाय होती है, तो जब चाय कॉफ़ी महंगी होने लगती है तो साउथ इंडियन, केरल, तमिलनाडु वगैरह में लोग चाय के उपभोग को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि जब चीज़ें महंगी होने लगती है तो कॉफ़ी की उपयोगिता आपके लिए कम हो जाती है, तो चाय सस्ती होती है तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो जो चीज़ सस्ती होती है उससे उपयोगिता ज़्यादा मिलती है, और जो चीज़ महंगी होती है उससे उपयोगिता कम मिलती है। तो जब भी वैकल्पिक इफेक्ट या प्रभाव हम देखते हैं, सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट देखते हैं, तो उसमें हमेशा ये देखा गया है कि जब एक की जगह कोई दूसरी वैकल्पिक वस्तु हमारे पास मौजूद रहती है और जिसका उपभोग हम कर रहे थे उसकी तुलना में अगर वो वैकल्पिक वस्तु सस्ती है तो ऐसा देखा जाता है मनुष्य के व्यवहार में कि वो उस वैकल्पिक वस्तु की तरफ चला जाता है और उसकी मांग बढ़ जाती है। ये भी मांग के नियम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसी कड़ी में तीसरा हमारा आता है इनकम इफेक्ट। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है या जैसे जैसे हमारी आय घटती है, उसी अनुपात में वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगती है। आज अगर मैं किसी चीज़ का कम उपभोग कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी सीमित आय है, उस आय में मुझे पूरे घर का एक महीने भर का अपना घर खर्च निकालना है, घर को चलाना है। अब मेरी इनकम बढ़ जाती है तो फिर आपने देखा कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है। अक्सर हमारे देश में क्योंकि गरीबों की संख्या ज़्यादा है, निम्न स्तर के लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो आय का स्तर बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है, चाहे वो जिस तरीके की आवश्यकता पूरी कर रहे हों। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा देखने में आता है कि वो मांग कम हो जाती है। अब क्योंकि आय का स्तर क्या होता है, अब मैं 10,000 रुपये महीने कमाता हूँ और होटल में जाके मैं रोटी खाता हूँ 10 रुपये की, लेकिन जब मेरी इनकम 10,000 से 20,000 हो गई तो आप खुद सोच कर देखिए कि उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता बढ़ जाएगी, क्योंकि 10,000 रुपये में रोटी 10 रुपये की थी, अब 20,000 में भी रोटी 10 रुपये की है, तो आपकी उपयोगिता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इसी तरह से जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है और वस्तुओं के दाम स्थिर रहते हैं तो उस वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो आपको बढ़ने लगती है।
इसीलिए जब हमारी आय बढ़ती है, अक्सर ये देखा जाता है जब आय बढ़ती है तो उससे उपयोगिता वस्तु की बढ़ जाती है, इसलिए उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जब वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित रहते हैं तो हम अपनी वस्तु की मांग को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, अक्सर ये देखा जाता है कि उस वस्तु विशेष से या तमाम वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता बढ़ जाती है, इसलिए वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड में जो कहा गया है, इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस। इसका चौथा पॉइंट आता है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं की संख्या। देखिए क्या होता है कि आपने देखा भी होगा, उसी वस्तु के उपभोक्ता ज्यादा होते हैं जो चीज सस्ती होती है। आप कभी भी बाजार में जाके देखिएगा, महसूस करके देखिएगा। जैसे आप सब्जी मार्केट में जाते हैं तो सब्जी मार्केट में जो सब्जी सस्ती होती है, आप सर्वे करके देखिएगा, वो सब्जी ज्यादा खरीदी जाती है। क्योंकि गरीब, अभी मैंने आपको बताया कि भारतवर्ष में गरीब तबके के लोग ज्यादा हैं, तो वो उसी वस्तु विशेष को ज्यादा खरीदते हैं। आप गेहूं की कितनी किस्में आती हैं, चावल की कितनी किस्में आती हैं, आप बाजार में जाके सर्वे करिए, जो सस्ता चावल है, जो सस्ता गेहूं है, वही बाजार में ज्यादा बिकता है। क्योंकि हमारी जो वस्तु का मूल्य है, जितना कम होगा हम उस वस्तु का उतना उपभोग ज्यादा करेंगे। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि उससे मिलने वाली उपयोगिता हमारे लिए बढ़ जाती है। और इसी चीज को आप अगर थोड़ा सा बढ़ाते चले जाए, थोड़ा लंबा करते चले जाएं और देखें कि भाई हिंदुस्तान में जब टेलीविज़न बनते हैं, फ्रिज बनते हैं और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनते हैं, तो कौन से आइटम्स, कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, तो आप देखेंगे जिनके रेट कम हैं वही टेलीविज़न, वही फ्रिज, वही एसी, ये तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर बिकती हैं। तो मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में आज दो प्रमुख बिंदुओं पर विश्लेषण किया। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि मांग का नियम का अवधारणा, उसका अर्थ क्या है। दूसरा मैंने आपको बताया कि मांग की नियम की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फिर मैंने उसका पार्ट लिया, सेकंड पार्ट लिया, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम की व्याख्या। उस मांग के नियम की व्याख्या में मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए। पहला पॉइंट मैंने किया सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा पॉइंट मैंने किया सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट, वैकल्पिक प्रभाव। तीसरा पॉइंट मैंने इफेक्ट एनालिसिस किया, इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। और चौथा पॉइंट मैंने इफेक्ट किया नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। और सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ इसका जो व्यवहारिक पक्ष है उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। इसलिए विद्यार्थियों कि जब आप पढ़कर निकलें तो आपके मन मस्तिष्क में ये बात ज़रूर रहनी चाहिए कि भारतवर्ष जैसे देश के अंदर वस्तुओं के मूल्य का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। आप जितना ज़्यादा नियंत्रण रखेंगे, आप देश के गरीबों तक वो वस्तु उतनी ज़्यादा मात्रा में पहुंचा पाएंगे। अब वो चाहे जिस तरह की भी वस्तु हो, खाने पीने, पहनने की या देखने की जो भी वस्तु हो, तो चीज़ें जितना हम कम मुनाफे में अपनी चीज़ बेचने की, लेस प्रॉफिट में बेचने की कोशिश करेंगे तो वस्तु की मांग बढ़ती चली जाएगी। ऐसा प्रायः देखा जाता है। इसीलिए इसको सैद्धांतिक तरीके से ना देखते हुए व्यवहारिक तरीके से भी देखने की कोशिश करिए, तो आप पाएंगे कि मांग का नियम अर्थशास्त्र का एक सार्थक नियम है। और अगर इसको व्यवहार में हम अपनाएं तो हम अपने देश का, समाज का और बहुत सारे गरीब तबकों का बहुत भला कर सकते हैं। धन्यवाद।